Hello, mic check. हेलो माइक चेक। ऑडियो वीडियो आ रहा है सभी को? हाँ भाई, क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, कैसे सभी, क्या हाल चाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। दूसरे कमेंट नहीं आ रहे। हाँ भाई, चलो तो करें क्लास की शुरुआत। कैसे सभी, क्या हाल चाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलो तो करते क्लास की शुरुआत। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र का। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? हम पिछली क्लास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे थे, तो वही हमें खत्म करना है। इसमें हमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह और कुछ थ्योरेटिकल बातें करनी है। साथ साथ वक्रीय पृष्ठों से अपवर्तन हमें देखना होगा, और इसके साथ में अगर हमारे पास समय रहता है तो हम लेंस देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, हम बढ़िया मस्त मजे में। तो पिछली क्लास में ये वाली बात मैंने आपको समझा दी थी, और उसका पूरा हम डेरिवेशन भी कर चुके थे। हमने वो देखा था कि सर साइन थीटा सी जो होता है वह 1/म्यू के बराबर होगा, और म्यू क्या है? वाटर का या जो भी सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। या अगर आपके पास यहां पर ये n1 और n2, या इसे म्यू कर देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर ये म्यू1 और म्यू2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, है ना? इसे हमने म्यू1 बोल दिया था, और ऊपर वाले को अगर मान के चलो हमने म्यू2 बोल दिया, तो इसके लिए भी हमने डेरिवेशन सा किया था। फिर मैंने होता कि 2 को अगर मैं एयर मान लूं तो क्या हो जाएगा, तो म्यू2 बटे में म्यू1। तो ये सारी कहानी हम देख चुके थे, है ना? क्या था कहानी? ये क्या थी कहानी? यह था कि अगर हमारे पास आपतन कोण को हम धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे, जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो एक क्षण ऐसा आएगा जब लाइट जो है या प्रकाश जो है वह समान माध्यम में लौट आएगा, समान माध्यम में लौट आएगा, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी परिघटना को हमने क्या बोला था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जिस कोण पर यह हो रहा है उस कोण को हमने क्रांतिक कोण नाम दिया था। अच्छा, ये मैंने कल की क्लास में लिखवाया नहीं था आपको। अगर आप चाहे तो मैं लिखवा देता हूं अभी आपको, या आप लोगों ने इसको खुद से अपने शब्दों में लिख लिया था? क्या हुआ फिर से? तुम्हें लग रहा है 7:30 बज गई तो अपना दुखड़ा गाने आ गए? क्या बोल रहा है ये बच्चा टेलीग्राम पर? हाँ बेटा, टेलीग्राम पर अभी नहीं दिख रहा, वो मुझे पता चल गया, और उसमें नुकसान अलग हो रहा है ना? बच्चों को लग रहा है बंद हो गया, तो सब लोग छोड़ छोड़ कर जा लग रहे। तो ठीक है, हम 1-2 दिन का और इंतजार करेंगे, वरना फिर दूसरा बनाएंगे। क्या कर सकते हैं? ये ज्योग्राफी की क्लास है क्या? नहीं नहीं बेटा, ये ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, ये ज्योग्राफी की क्लास नहीं है। यह मशीन लर्निंग की क्लास है। पढ़ोगे? हाँ, लिख लिया था क्या सभी ने? चलो, मैं डिक्टेट करूं, मैं बोलूं, या फिर आप लिख लोगे? डेफिनेशन, हाँ चलो ठीक है, एक बार डेफिनेशन लिख लो, एक बार लिख लो फटाफट, है ना? मैं बोल देता हूं। जब भी लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में, या जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है, विरल माध्यम में गति करता है, तब वह अभिलंब से दूर विचलित होता है, तब वह अभिलंब से दूर विचलित होता है। अभिलंब से दूर विचलित होता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए,
तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। जिस निश्चित आपतन कोण के लिए, जिस निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, जिस निश्चित आपतन कोण के लिए, जिस निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, वह आपतन कोण का मान, वह आपतन कोण का मान, वह आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण कहलाता है, वह आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण कहलाता है, वह आपतन कोण का मान, वह आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो प्रकाश सघन माध्यम में लौट आता है, 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 और इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, और इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये कौन सी क्लास है? अभी मैं मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा। तुम्हें पता है मशीन लर्निंग में सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं मशीन लर्निंग बोल रहा था। है ना, तुम्हारे से मैथमेटिक्स तो बनता नहीं है, अब मैं पढ़ूंगा एडवांस मैथमेटिक्स, है ना। देखो एडवांस मैथमेटिक्स क्या होता है। तो एडवांस मैथमेटिक्स में सबसे पहले हमें बनाने पड़ेंगे कुछ बहुत ही खतरनाक से ग्राफ। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य, आई और डेल्टा के मध्य ग्राफ बनाएंगे। तो देखो क्या हो रहा है, जब तक हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो रहा है, देखो जैसे ही अगर हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद में वहां पर विचलन क्या होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से पहले विचलन क्या होगा। तो मुझे आई और विचलन के मध्य कोण बनाना है। एक काम करो यार, आई को इस अक्ष पे रखते हैं और विचलन को इस अक्ष पे रखते हैं। तो सर दो कंडीशन है, जब अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को शॉर्ट फॉर्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR कहते हैं। जब TIR नहीं हो रहा है तब क्या होगा? तब सर लाइट जो है वो एक माध्यम से निकल के दूसरे माध्यम में जाएगी, तब लाइट एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में जाएगी। अच्छा सर उल्टा होगा वैसे तो वास्तविकता में, लाइट नीचे से, या हमारे पास लाइट जो है वो एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो सर लाइट जो है वो ऐसी जाएगी, लाइट ऐसी जाएगी और ये सीधी निकल जाएगी, लेकिन नहीं निकल पाई क्योंकि सर ये माध्यम बदल गया, तो इस तरफ चलेगी। तो ये वाला कोण डेल्टा होगा। अभी डेल्टा क्या होगा? डेल्टा की वैल्यू होगी सर आई, ये बड़ा वाला कोण है आर माइनस आई डेल्टा की वैल्यू होगी, आर माइनस आई डेल्टा की वैल्यू होगी। लेकिन जो आर होगा, वो आर को हम क्या लिख सकते हैं? अब सबसे बड़ी समस्या ये है इसमें क्यों एडवांस मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास आई और डेल्टा के मध्य ग्राफ बनाना है, लेकिन सर ग्राफ कैसा बनेगा मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मेरे पास आर नहीं है, आर नहीं है। तो आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? तो मैं स्नेल का नियम का इस्तेमाल करूंगा। यहां पर मान के चलो इसका अपवर्तनांक μ1 होगा, इसका अपवर्तनांक μ2 होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा μ1 sin i बराबर होगा μ2 sin r
और यहां से r जो है वो i के पदों में आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा μ1 बाय μ2 साइन i बराबर होगा साइन r के, और इस पर पूरे पे साइन इनवर्स ले लूंगा मैं, तो हो जाएगा r के। ये r की वैल्यू यहां पे रखोगे तो ये i है, ये भी i है, और ये डेल्टा, इनके बीच में ग्राफ बनाना है। बनाओ, अरे बनाओ भैया, कहां गए वो बच्चे जो बोल रहे थे सर आज हम एडवांस मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। बनाओ ग्राफ, क्या बनेगा इसका? हाँ, इसका ग्राफ नहीं बना सकते, तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान रख लो। इसका ग्राफ एक्चुअल में कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार की आकृति बनेगी इस ग्राफ की। देखो फिजिक्स के मास्टर से कम ही पंगा लिया करो तुम सब। तो यहां पर साइन इनवर्स μ1 बाय μ2 साइन i बराबर होगा r के, ये वैल्यू यहां पे रखेंगे, और यहां पे डेल्टा और r की वैल्यू आएगी, तो फिर ये पूरा पद आएगा माइनस i बराबर होगा डेल्टा के, और उस ये समीकरण बना, ये डेल्टा और i के मध्य संबंध है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहली बात कि ये ग्राफ ऐसा कब तक बनेगा सर, कब तक ये वैल्यू आएगी, कब तक वैल्यू आएगी? हाँ, ये विचलन कब तक होगा सर? जब मेरे पास i का मान है ना, या मैं बोल सकता हूं कि सर जब तक मेरे पास i का मान जो है वह कम है क्रांतिक कोण से, i का मान कम है क्रांतिक कोण से, i का मान कम है क्रांतिक कोण से। जब i का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, अब ध्यान सुनना इस बात को, ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब i का मान जब i का मान बराबर हो जाता है क्रांतिक कोण के, मतलब क्या हुआ सर उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अब मेरे पास ये वाला जो कोण है वो क्रांतिक कोण बन चुका है, मतलब मेरा आपतन कोण है वो थीटा सी आ गया है, वो थीटा सी आएगा। तो उस कंडीशन में विचलन क्या होगा सर? ये r जब होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो विचलन तो अभी भी यही लिखेंगे हम, i माइनस r, और यहां पर आपतन कोण r माइनस i होगा, सॉरी, और यहां पर ये वाला कोण 90 डिग्री बन चुका है, ये π/2 हो गया, π/2 माइनस थीटा सी, ये मेरे लिए विचलन हो जाएगा। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये π/2 माइनस थीटा सी या 90 माइनस थीटा सी होगा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा सी होगा। अच्छा, अब इसके बाद में अगर मान के चलो हमने आपतन कोण का मान और बढ़ाया, आपतन कोण का मान और बढ़ाया, तो आपतन कोण का मान बढ़ाने पर क्या होगा सर? अब अगर आपने आपतन कोण का मान बढ़ा दिया थीटा सी से, तो उस कंडीशन में सर लाइट जो है वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी। लाइट जो होगा सर वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर जाएगी, या परावर्तन होगा, और परावर्तन की कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू मुझे पता है 180 माइनस 2i होती है। हमारा अरे दर्पण में पढ़ा रे बाबा परावर्तन कि अगर मान के चलो ये आई पर टकराई है तो ये भी आई पर ही बाहर आएगा, या मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। हाँ, ये वाला ग्राफ आप आसानी से बना सकते हो, ये रहा डेल्टा और ये रहा आई, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ढाल नेगेटिव होगी इसकी ढाल नेगेटिव होगी। मतलब क्या होगा मतलब कि यहां पर से सर कुछ ऐसी कहानी बनेगी, है ना। देखो जब थीटा मेरा आपतन कोण का मान थीटा सी है, तो उसमें एक क्षण आएगा जब यहां पे 90 डिग्री बन गया आर के वैल्यू, और इससे हल्का सा अगर आपने आपतन कोण और बढ़ाया तो लाइट समान माध्यम में पूरी की पूरी आ जाएगी, पहले भी आ रही थी लेकिन अब पूरी की पूरी आएगी, और उस कंडीशन में जो विचलन होगा वो हो जाएगा पाई माइनस 2i या 2 थीटा सी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन पे अभी जस्ट ये आपतन कोण के बराबर हुआ है, इससे हल्का सा और बढ़ाओगे तो उसके बाद में आपतन कोण बढ़ेगा, अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, और फिर उसके बाद में डेल्टा की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी और अल्टीमेटली डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। विचलन नहीं होगा। क्यों? कि अगर आप ये बढ़ाओगे तो लाइट एकदम सीधी सतह के समांतर ही निकल सकेगी, कोई विचलन नहीं होने वाला। तो कुछ बेसिक सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, है ना। क्या बता रहा हूं फिर से देख लो। अच्छा, ये सब तुम्हें डराने के लिए बनाया था मैंने, है ना। ये सब नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ बच्चों को आज कुछ खतरनाक बातें पढ़नी थी तो उनके लिए बनाया है मैंने, बाकी ये भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा यार। बस ये लिख लो, ये बना लो, उसके अंदर ये डायग्राम बना के ग्राफ बना लो, बाकी फिर नीचे वाला बना लो, ठीक है। तो ग्राफ क्या बताना चाह रहा है, ग्राफ में हमें क्या क्या बातें समझ में आनी चाहिए। ग्राफ हमें ये समझ में आना चाहिए कि सर जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन बढ़ेगा, क्योंकि आपतन कोण बढ़ा रहे, विचलन बढ़ेगा, फिर एक समय पर विचलन का मान अधिकतम हो जाएगा। वो किसके लिए होगा? वो अपवर्तन के लिए होगा, अपवर्तन के लिए।
लेकिन उसके बाद में तो परावर्तन होने लग गया, उसके बाद में तो परावर्तन होने लग गया। तो बीच में गैप क्यों आया सर, बीच में गैप क्यों आया? क्योंकि देखो क्या हो रहा था कि पहले यहां तक, जब मैंने तुम्हें कल की एनिमेशन से भी समझा था कि लाइट जब यहां आ रही है तो कुछ हिस्सा लाइट का ऑलरेडी अंदर भी आ रहा है, लाइट का कुछ हिस्सा अंदर भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और कोण बनाएंगे तो पूरा का पूरा अंदर आने लग जाएगा, पूरा का पूरा अंदर आने लग जाएगा। मतलब फिनोमिना अब चेंज हो गया, परिघटना बदल चुकी है, ये अपवर्तन था या परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। ये ग्राफ हमें याद होना चाहिए, ग्राफ याद भी कर लोगे तो इसमें मैक्स टू मैक्स ग्राफ ही पूछ लेंगे सीधे सीधे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, और भी कुछ बेसिक सी बातें करते हैं। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करने होंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने होंगे। तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था कल की क्लास में। ये एक सवाल था जो कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो जल्दी से सवाल पढ़ेंगे, जवाब बताने की कोशिश करेंगे। यह क्वेश्चन बोला कि एक प्रकाश की तरंग कांच तथा पानी के माध्यम से गुजरती है। अच्छा, यदि कांच वो पानी के अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? देखिए क्या बोल रहा है यहां पर। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि क्रांतिक कोण के लिए या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए लाइट को कहां से कहां तक जाना चाहिए? दो ऑप्शन है, कांच से पानी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा या पानी से कांच में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, बताओ भाई क्या होगा? मजा आएगा जिंदगी का। कांच से पानी या पानी से कांच? हाँ सर, अगर हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए, नीचे वाला माध्यम सघन होना चाहिए, उसका अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए। सर मतलब कि यहां पर ये कांच होना चाहिए और ऊपर वाला पानी होना चाहिए और लाइट जो है वो कांच से पानी में जाएगी। तो ऐसी कुछ कंडीशन होगी जब यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और यहां पर एक कोण 90 डिग्री। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, अगर आपको स्नेल का नियम लगाना आता है बस। यह अपवर्तनांक दिया हुआ 3/2, यहां का अपवर्तनांक दिया हुआ 4/3। तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? हम यहां पर लिख सकते हैं, हो जाएगा 3/2 साइन थीटा सी बराबर होगा 4/3। मैं वाले फॉर्मूला मेरे को नहीं याद यार, साइन थीटा सी बराबर होगा μ1/μ2। हाँ वो तो डिराइव किया था, लेकिन ये लाइफ है, इससे हमें करना होगा हर चीज स्नेल का नियम लगाकर। तो यहां पर इसे उधर ले जाओ तो साइन थीटा सी, साइन थीटा 91 होता है, साइन थीटा सी हो जाएगा 8/9 साइन थीटा सी। तो थीटा सी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स 8/9। ठीक है, हाँ बिल्कुल। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एसपी स्टार, तो इसका एसपी स्टार भी है ना? क्या है इसका एसपी स्टार इस क्वेश्चन का? कि अगर मान के चलो हमें क्वेश्चन में बोला था कि 3/4 4/3 है, तो तुम्हें एक बात तो पक्की थी कि सर इनको या तो डिवाइड करना है ना, दोनों को डिवाइड करना होगा, क्योंकि अपवर्तनांक तो हमें पता है सर μ1/μ2। और अगर मान के चलो बाय चांस सर दिमाग ही नहीं काम कर रहा, हैंग हो गया, बिल्कुल ही सिस्टम हैंग सर मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया सर, है ना सर, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, फिजिक्स देख रहा हूं तो बायो दिख रही है, बायो दिख रहा हूं तो फिजिक्स दिख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मैं बिल्कुल बायो में डूब गया सर, घंघोर बायोलॉजी बन गया सर मैं। तो सर फिर भी क्या मैं फिजिक्स से पार आ सकता हूं? बिल्कुल। देख दो चीजों को डिवाइड करना है, बिल्कुल डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना तो या तो 8/9 हो सकता है, 9/8 आ सकता है, और 9/8 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो रही है, मतलब तो यहाँ पे 1 से बड़ी हो नहीं सकती, और यह हमेशा 1 से कम होना चाहिए, तो 1 से कम 8/9 होगा। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते। अगला सवाल आसान सवाल कर लेगा पहले एक दो। चलो यार एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतन कोण I पर आपतित होती है। यदि परावर्तित और तथा अपवर्तित कोण एक दूसरे से लंबवत है तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? संदीप बेटा फ्लैशबैक में चले गए तुम, ये कराया था लेकिन पिछले साल करवाया था, अभी इस साल नहीं करवाया इस बैच में हमने।
हमने वाले सवाल। चलिए, तो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ओके सर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये सघन माध्यम है और यहां पे विरल माध्यम में जा रही है। अच्छा, तो जब जा रही है तो बोला है कि आपतन कोण आई पर आपतन कोण आई पर आपतित होती है। ओके सर, ये कोण आई है। यदि परावर्तित, देख दो किरणें हैं, एक इधर को जाएगी और एक वापस आ जाएगी, तो ये वाला कोण आर होगा और ये वाला कोण भी आई होगा। तो बोला ये किरण और ये किरण के कोण मध्य कोण 90 डिग्री है। यह सवाल में दिया हुआ है। देखो पहले तो ये बताओ कि किसको इतनी बात समझ में आई, कितनों को ये बात समझ में आ गई क्या? कि सर देखो, लाइट आएगी, टकराएगी, टकराकर कुछ इधर जाएगी, कुछ बाहर निकलेगी, तो जो ये परावर्तित होगी और ये अपवर्तित होगी। अब बोला इन दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री, ये आर है, ये आई होता है, ये वाला कोण आई तो ये वाला कोण भी आई होगा। अब आपको क्रांतिक कोण, इसके लिए क्रांतिक कोण बताना है। तो सर क्रांतिक कोण कैसे निकालेंगे? क्रांतिक कोण बताने के लिए म्यू पता होना चाहिए सबसे पहली बात, और यहां पर हमें म्यू नहीं दिया है, म्यू नहीं दिया है, मतलब हमें आपेक्षिक अपवर्तनांक पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए, इस बिंदु पर पहले निकालेंगे हम स्नेल का नियम। तो इसका अपवर्तनांक म्यू1 बोल देते, इसका अपवर्तनांक म्यू2 बोल देते। तो लिखेंगे म्यू1 साइन आई बराबर होगा म्यू2 साइन आर। ठीक है, तो साइन आई तो आई ही है सर, बराबर होगा म्यू2 साइन आर। ओके, साइन आर को क्या मैं लिख सकता हूं? 90 माइनस साइन आई। सोच लाला, सोच, लगा दिमाग जितना है, लगाओ जोर जितना है, और बताओ कि यहां पे आर की वैल्यू 90 माइनस आई कैसे आ गई? यह है आर, यह है 90, यह है आई, तो इन तीनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो सर ये होगा आई प्लस आर प्लस 90 बराबर होना चाहिए 180। या यहां पे आर की वैल्यू जो होगी वो 90 माइनस आई हो जाएगी, बस वही उठा के रख दी। तो अगर ये रखी है तो म्यू1 साइन आई बराबर होगा म्यू2 साइन की जगह होगा कॉस आर, कॉस आई। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय कॉस आई, मतलब कि टेन आई की वैल्यू होगी सर म्यू2 बाय म्यू1। ठीक है, हाँ, कि टोटल जो होता है, टोटल जो होता है वो यही होता है सर। अच्छा, अब अगर मान के चलो, है ना, अब अगर मान के चलो, देखो इसमें एक्चुअल में ऐसा भी होता है कि अगर मान के चलो ऊपर हवा होती तो ये म्यू2 जो होता वो 1 हो जाता, टेन आई बराबर 1 बाय म्यू हो जाता। या अगर मान के चलो हम इसे चाहे तो टेन आई बराबर, है ना, ये अपेक्षित अपवर्तनांक को अगर मैं म्यू बोल देता हूं तो यह एक्चुअली बेवस्टर का नियम होता है जो अगले चैप्टर में हम जाकर पढ़ेंगे। बेवस्टर का नियम होता है जो अगले चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे, तो ये आने वाले समय में फिर से यूज होगा। अगर आपने बेवस्टर का नियम पढ़ा होता तो ये सब आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपको सीधे वैल्यू याद होती है। अच्छा, इस कंडीशन में ये होगा, तो बेवस्टर का नियम पढ़ाएंगे हम आपको, तब और बातें क्लियर होगी उसकी। चलिए, अभी हम उसमें नहीं जाते, अभी तो हम निकालते क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण कैसे निकलता है? क्रांतिक कोण होता है साइन थीटा सी बराबर होगा म्यू2 बाय म्यू1। देखो अभी चक्कर ये कि मैंने 1 2 क्या बोला हुआ है, ध्यान से समझो। अगर आपको इन्हीं माध्यम में, है ना, आपको क्वेश्चन में बोला कि अब यही माध्यम है और इसमें अब आपको क्रांतिक कोण निकाल के देना है, तो ये होगा थीटा सी। ये क्रांतिक कोण की कंडीशन नहीं है, किसी रैंडम कंडीशन में बोला ऐसा हो रहा है। अब बोला है कि यहाँ पे कोण जो होगा क्रांतिक कोण हो जाएगा, ये म्यू1 हो जाएगा, ये म्यू2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? फिर से वही वाली बात लिखेंगे सर, म्यू1 साइन थीटा सी बराबर होगा म्यू2 इंटू साइन आर, साइन आर। ओके सर, तो यहां से साइन थीटा सी की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, साइन आर की वैल्यू तो 90 डिग्री हो गई है। ओके सर, तो यहां पर हम साइन थीटा सी लिख सकते हैं सर म्यू2 बाय म्यू1, जो हमें ऑलरेडी पता भी था। लेकिन म्यू2 बाय म्यू1 की वैल्यू हमारे पास टेन आई आई है। क्या आई है? टेन आई। तो साइन थीटा सी बराबर होगा टेन आई के,
या थीटा सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो साइन इनवर्स tan i होगी। इस प्रकार का सवाल नीट में अभी तक नहीं आया है, आने के चांसेस है, थोड़े बहुत चांसेस है। क्या था फिर से देख लो। मेरे को एक्चुअल में पता ये करना था यार कि यहां पर मेरे पास आई आपतन कोण क्या है, तो मैंने म्यू के पदों में पता किया, तो tan i जो होगा वो μ2 बाय μ1 होगा। tan i जो होगा वो μ2 बाय μ1 होगा। ठीक है मामला। अच्छा, अब अगर ये वाला मामला ठीक है, आपको क्लियर है वाला मामला, तो अब ये देखो कि यहां पर ये कोण होगा थीटा सी। अब उसी माध्यम में, तो ये μ1 है ये μ2, तो उसी के हमें क्रांतिक कोण भी पूछा है, तो हमने बोला ये होगा थीटा सी, लाइट इधर से इधर जा रही है, तो ये μ1 होगा μ2 होगा, तो यहाँ पर साइन थीटा सी का वैल्यू कहाँ आएगा, तो साइन थीटा सी की वैल्यू जाएगी वो μ2 बाय μ1 होगा, μ2 बाय μ1 tan i है, तो बस उसी की वैल्यू से डॉट करके थीटा सी की वैल्यू आ गई। क्लियर है कहानी? क्लास किसी की नहीं रुक रही बेटा, आपका नेट खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते, और भी कुछ बढ़िया सवाल करते हैं। अच्छा हाँ, ये वाला सवाल का जवाब बताना जरा। प्रकाश की एक किरण, बताओ क्या होगा। प्रकाश की एक किरण प्रकाशिक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, संचरित होती है, और बोला है कि दोनों माध्यम के लिए क्रांतिक कोण C है, तो अपवर्तित किरण के लिए अधिकतम संभव विचलन क्या हो सकता है? अधिकतम संभव विचलन क्या हो सकता है? क्या आएगा? पाई माइनस 2c है ना, अधिकतम संभव विचलन। जब हमने ग्राफ पढ़ा, ये ग्राफ में देखो दो ही सवाल आए हुए आज तक, मतलब आज तक जो आया दो ही सवाल आए, एक ये ग्राफ खुद एक सवाल है, और दूसरा ये वाला सवाल। इसके अलावा और कोई सवाल नहीं है इस ग्राफ से। इसके अलावा और क्या पूछेंगे? चलिए आगे बढ़ते। हाँ, एक और सवाल पढ़ते। ये सवाल पढ़ो यार, बहुत रोमांचकारी सवाल, ये रोमांच से भरा पूरा सवाल है। क्या हो रहा है सवाल में? सवाल बोला है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत जल की सतह से 4 मीटर नीचे है, उस चकती का न्यूनतम व्यास क्या होगा जो जल की सतह पर इस प्रकार रखी गई है कि जल से आने वाला पूरा प्रकाश इससे अवरोध हो जाए। नॉट गेटिंग क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट। ओके, लेट अस सी। कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मान के चलो मेरे पास पानी है ना। अच्छा, ये चाहो तो आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते थे। यहां पर जब हम क्रांतिक कोण की बात कर रहे थे तो एग्जाम्पल में, ये कल मैंने उसे आपको बताया था कि वाटर एयर के लिए वाटर एयर थीटा सी 50 डिग्री अप्रॉक्स है। वैसे 49.8 होता है वो, लेकिन वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 49.8 होती है ना, हम लगभग 50 डिग्री लिख सकते हैं, लगभग 50 डिग्री के करीब वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि देखो यार, आपने मान के चलो कि यहां पर एक बल्ब जला दिया, तो कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर मान के चलो मैंने यहां पर पानी लिया, तो पानी का एक कोण ऐसा बनेगा कि उसके बाद से मुझे नीचे की सतह दिखाई नहीं देगी, मुझे नीचे की सतह नहीं दिखाई देगी। मतलब सर, अगर यहां पर मैंने एक बल्ब जलाया, ध्यान से सोच, मैं बल्ब जला रहा हूं ना, तो मैं यहां पर अपनी आंख लेकर आया, मुझे बल्ब दिखाई देगा। यहां अपनी आंख लेकर जाऊंगा, बल्ब दिखाई देगा। अपनी आंख को थोड़ा सा और दूर करूंगा तो मुझे बल्ब नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बल्ब से लाइट निकलकर यहां पहुंच रही, यहां के बाद में कोई लाइट बल्ब के बाहर नहीं आ रही है। और यही चीज मैं पूरे एरिया में कर सकता हूं, है ना। मतलब पानी की सतह गोल होती है, तो उसमें मैं यहां से पूरे एंगल पे घूम सकता हूं। तो उसके पार अगर मैं चले गया तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना, क्योंकि ये इधर से हो रहा, तो जो इधर वाले के लिए उधर, इधर वाले के पूरा गोला बना है। तो ये सवाल वाला ये पूछना चाह रहा है कि यहां पर मान के चलो यार, मैंने सोचा कि एक चकती रख देता हूं,
क्या रख देता हूं, एक चकती रख देता हूं इसके ऊपर। एक चकती रखूंगा तो चकती रखने पर देखो यहां अगर यहां पे हूं तो चकती के कारण लाइट रुक जाएगी, यहां रखूंगा तो चकती के कारण लाइट रुक जाएगी, यहां जाऊंगा तो वैसे भी लाइट आ ही नहीं रही। तो कितनी बड़ी चकती रखूं या चकती की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए ताकि ताकि नीचे का दिखाई ना दे, नीचे का दिखाई ना दे। आई बात समझ में? ये निकालना है हमें। और ये प्रैक्टिकल है, आपने देखा भी होगा या आप ऐसा कर भी सकते हैं। क्या होता है कि अगर मान के चलो आप है ना, आप इसको एक्सपेरिमेंटली ट्राई भी कर सकते हो कि अगर आप कहीं पर एक टॉर्च या पानी के अंदर अगर कोई भी चीज दिखाई दे रही है आपको, तो आप थोड़ा सा दूर चले जाओगे तो वो दिखना बंद हो जाएगी, और अगर आप उसके आसपास घूमते रहोगे तो आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल बताता हूं यार, अगर एक तालाब भरा हुआ है ना, पानी का तालाब भरा हुआ है, तो तुम उसके नजदीक हो तो क्या तुम ऐसा दोस्त दिखते तो तुमको अंदर की मछली वछली दिख जाती है सब यार, ये शार्क हमारे तालाब में आज क्या कर रही है, ओ हो इसका टाइम तो 9 बजे आने का था, ये आज 8 बजे ही आ गई, ओ ये ब्लू व्हेल घूम रही है मेरे तालाब में। नहीं दिखता, समंदर में भी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वहां से लाइट निकलकर इधर वाले को दिखाई देगी, इधर वाले को कभी नहीं दिखाई देगा कुछ भी। अगर आप आगे जाओगे आगे जाओगे आगे जाओगे और पानी में से झांकोगे तब जाके आपको चीजें दिखाई देने लगेगी। बोल हाँ है ना? क्यों? तब आप इसके अंदर आ जाओगे, आप ये वाली त्रिज्या के अंदर आ जाओगे, तो यहां से देखोगे तो आपको चीजें दिखाई देगी, यहां से लाइट वहां तक पहुंचेगी है ना, इधर लाइट नहीं पहुंच पाएगी। क्लियर है मामला है ना? ये इसकी एक बहुत रोमांचकारी कहानी है, बहुत रोमांचकारी कहानी है ना। वैसे ये मतलब मुझे पात्र के नाम तो याद नहीं है, लेकिन महाभारत में लिखी गई बात है कि मछली को है ना एक बार एक वरदान मिला था कि मछली को पकड़ना ना, जैसे ऐसी कुछ कहानी ऐसी हुई थी कि मछली एक बार भगवान से बहुत दुखी होगी कि भगवान आपने पक्षियों को तो उड़ना सिखा दिया, जानवरों को पूरी जमीन दे दी, कहीं पर भी जा सकते, पहाड़ पे चढ़ सकते, लेकिन हम मछली केवल पानी में ही तैरती रह जाएंगी। हमारा और पानी में अगर तैर रही है तो कोई भी है ना, एक तो पानी वाला भी कोई जानवर हमें आके खा सकता है, और कोई उड़ती हुई चील भी आके हमको खा सकती है, या आसपास कोई अगर पानी के किनारे कोई जानवर है तो वो भी आके हमें खा जाएगा। तो हमारे ऊपर तो हर जगह से संकट ही है। प्रभु त्राही त्राही मची हुई है हमारे जीवन में, तो हमारी मदद करे प्रभु। तो फिर भगवान प्रकट हुए है ना। तो भगवान ने एक्चुअल में मछली को एक वरदान दिया, तो जो वरदान था वो एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही था है ना। बस मछली को फिजिक्स तो आती नहीं थी, तो भगवान ने उसे गोल घुमा के समझा दिया। भगवान ने बोला कि देखो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि इस दुनिया में अगर तुम पानी के अंदर हो तो तुम्हें कोई देख पाए उससे पहले तुम उसे देख लोगे। मतलब अगर वो तुम्हें पकड़ने आएगा तो उसे पता चलेगा, उससे पहले तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई तुम्हें पकड़ने आ रहा है, कोई तुम्हें मारने आ रहा है ना। तब मछली को बहुत मजा आया। मछली ने बोला कि भैया वरदान मिल गया हमें तो है ना। तो वरदान क्या था एक्चुअल में? वरदान में ये चक्कर था कि अब अगर मान के चलो है ना, ये आसान से फिजिक्स है ना। देखो बात यह है कि अगर तुम जिस दिन ये समझने लग गए ना कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं महाभारत की बात कर रहा हूं तो ये बातें कुरान में या गीता में या फिर बाइबल में नहीं लिखी हुई, हर ग्रंथ वगैरह में लिखी गई है। तो बात यह है कि वो जो सारी बातें आज से जो सालों पहले बोली गई ना, वो सब साइंटिफिक थी है ना। बस बात यह है कि तुम कितना समझ पा रहे हो, तुम्हें आज वो सत्य लग रहा है ना। अगर मान के चल ना, जैसे वो ऐसा बोलते ना कि भगवान के अंदर, ऋषि मुनियों के अंदर ऐसी शक्ति थी कि वो आंख बंद करके ध्यान लगा के किसी और से सीधे बात कर सकते थे। या ऐसी कहानी सुनी होगी तुमने कि जो रावण था, तो रावण एक वायुयान लेकर आया और सीता मैया को लेकर चले गया। तो वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी उसके पास कि वो उड़ सकती थी? अब एरोप्लेन था उसके पास, था भाई, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उनके पास, ठीक है, तो उड़ रहे थे। अब अगर मान के चल आज से अगर 10 साल पहले, 20-30 साल पहले, अगर जब तुम्हारे दादा वगैरह थे है ना, जब दादा या मान के चलो कि तुम्हारे पापा तुम्हारी उम्र के थे, तो अगर उन्हें ऐसा बोला जाता कि एक ऐसे मनुष्य है हमारे पास
जो बैठे हैं हमसे कोसों दूर, और उन्होंने हमें एक ऐसा यंत्र दिया है, उस यंत्र के अंदर हम उन्हें कोसों दूर बैठा भी साक्षात दर्शन कर पाते हैं उन्हें। वो वहां से प्रवचन देते हैं, कोसों मील दूर बैठे हैं हमसे, और वो वहां से प्रवचन देते हैं और हमें साक्षात दर्शन हो जाते हैं, और उसी क्षण वो क्या बोल रहे हैं हमें आभास हो जाता है, और वो जो बोल रहे हैं वो हमें पूरा पूरा समझ में आ जाता है, और वो उनकी जो वाणी है वो किसी भी प्रकार की क्षय हुए बिना हम तक पहुंच जाती है। तो बस ये तो भगवान की बात हो गई थी। ये क्या है, ये क्या है? और ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है यार, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तो ये इम्पॉसिबल चीज थी, लेकिन आज तुम्हारे बच्चों का खेल है। तो आज लाइव वीडियो ऑन यूट्यूब, वी वांट लाइव क्लासेस, तो ये तुम्हारे लाइव हो गया। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट साइंस एंड इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि तुमको क्या लगता है कि ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं, है ना। अब अगर मान के चला आज से थोड़े टाइम बाद, है ना, अब जैसे अब ये वॉच, स्मार्ट वॉच आ गई है, स्मार्ट वॉच इतनी छोटी हो गई है, अब इतनी छोटी स्मार्ट वॉच के अंदर ये मेरे पूरा फोन कंट्रोल कर सकती है। मतलब फोन छोटा बन गया, इसके अंदर फोन आ जाता है, फोन बात कर सकते हैं, किसी को नंबर भेज सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। और ये वॉच ट्रैक कर सकती है कि मैं कितनी देर खड़ा था, मैं कितनी देर बैठा हूं, मैं कितनी देर से बोल रहा हूं, मैं कितनी देर चला, कितनी देर दौड़ा, मैं कितनी दूर कहां पर ड्राइव कर गया, सब कुछ पता है इसको। अब ये और थोड़ी छोटी हो जाएगी आने वाले समय में, है ना। हो सकता है आने वाले समय में एक चिप बन जाए जो मेरे हाथ पर रहे, मैं चिपका दूं उसे हमेशा के लिए, तो बस मैं भी ध्यान लगाकर किसी से बात कर पाऊंगा। मतलब क्या, वो डिवाइस की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, तो ये मछली वाला क्या चक्कर हुआ था सर? तो देखो मछली को क्या हुआ, अब उल्टा समझ कि अगर मान के चल यहां पर तुम हो एक शिकारी, है ना, तुम हो शिकारी, तुम्हें इस मछली का शिकार करना चाहते हो तुम। मछली बोली, हे प्रभु त्राही त्राही, मदद करो हमारी, है ना। तो मछली को क्या वरदान मिला? देखो क्या है वरदान का चक्कर। मान के चलो कि तुम यहां पर हो, तो तुम्हें मछली दिखाई देगी क्या? नहीं, जब तुम यहां पे आओगे तब तुम्हें मछली दिखाई देगी। लेकिन मछली को तुम दिख रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी हर लाइट जो है ना, अगर मेरे पास मान के चलो यहां पर ये विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में लाइट पहुंचती है। हर लाइट जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ जाएगी। हर लाइट जो विरल माध्यम से वो सघन माध्यम में आएगी, लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में हर लाइट नहीं जाएगी। बस यही वरदान था। क्या कि सर यहां पर से अगर कोई भी इंसान यहां है तो विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से हर लाइट बैंड होगी, वो सघन माध्यम में हमेशा पहुंचेगी। मतलब मछली जो है उसको तुम पहले दिखाई दे जाओगे, है ना। इसलिए कभी कभार अगर कोई तालाब वगैरह के पास रहता हो, तालाब वगैरह देखे हो, तो उसमें अगर आप मछली की तरफ हाथ ले जाते हो तो पहले भाग जाती है। कैसे पता चला उसे? एक्चुअली में उसको पहले दिख जाता है ना। तुम ऐसे खड़े हो, तुम ऐसा हाथ ले जाओगे तो तुम्हारे हाथ से निकलने वाली हर लाइट उस तक पहुंच रही है, लेकिन जब तुम आगे जाओगे तो तब तुम्हें मछली दिखेगी। अरे तब तक उसने तुम्हें देख लिया, मामला खत्म, वो भाग गई। चलो, हाँ भाई, तो वैसी कुछ कहानी होती है। हाँ, तो अब हमारे पास जो सवाल है उसका हम हल कर देते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम में बना देता हूं कि मान के चलो यहां पर हमारे पास एक स्रोत लगा हुआ है, एक लाइट का स्रोत रखा हुआ है। ठीक है, ये एक अभिलंब बना दिया मैंने बोला कि ये कुछ गहराई होगी, और यहां से लाइट निकलकर यहां जा रही है, और यहां से ये लाइट जो है वह है ना। बस इतना ही बता रहा हूं, बाकी तो ये पूरा ऐसा कैसा होगा ही होगा। यहां से निकलकर लाइट जो है वह बाहर वाले माध्यम में नहीं जा पा रही है। तो अब बस मुझे ये पता करना है कि यह त्रिज्या कितनी होगी, इसकी ये आर त्रिज्या कितनी होगी, और गहराई अगर हमें एच बोल दी जाए तो ये आर त्रिज्या कितनी होगी, ये पता करना है हमें। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करें? तो देखो हमें पता है सर कि ये वाला कोण जो है थीटा सी है। ठीक है, ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा सी होगा। बिल्कुल सर, ये कोण थीटा सी है, ये वाला कोण भी थीटा सी होगा। अरे बोल हाँ या ना मेरे प्यारे, दोनों कोण थीटा सी होंगे। ये थीटा सी होगा तो ये वाला कोण भी थीटा सी होगा। अब मुझे साइन थीटा सी की वैल्यू पता है, वह 1/μ होगी। कितनी होगी? 1/μ होगी। ओके सर जी, तो यहां पर साइन थीटा सी जो होगा वो 1/μ होगा।
तो साइन थीटा सी जो होगा वो अगर 1/μ होगा, तो यहां पर इस त्रिभुज में अगर मैं ध्यान से देखो ये त्रिभुज सा बना, इस त्रिभुज में देखो तो मैं tan थीटा सी की वैल्यू लिख सकता हूं नीचे वाले त्रिभुज से। लंब है सर r और आधार है h, तो मेरे लिख सकता हूं h tan थीटा सी बराबर होगा r के। अब मुझे यहां पे साइन थीटा सी की वैल्यू पता है, मैं tan थीटा सी की वैल्यू निकाल लूंगा, आंसर आ जाएगा। कैसे है सर? है जादू ना जादू। अरे एक त्रिभुज सा मान ले, यहाँ पे एक कोण है जिसमें लंब है एक, कर्ण है म्यू, तो ये आधार हो जाएगा √μ² - 1। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो h की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगा 10, मतलब लंब 1 में √μ² - 1, ये होगा r के बराबर। ये वैल्यू आप चाहो तो सीधे सीधे रट्टा भी लगा सकते हो कि ये वह त्रिज्या है जिस त्रिज्या के अंदर अगर आप आओगे तो ही आपको चीजें दिखाई देगी, वरना उसके बाहर चीजें आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, चलो तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सवाल में क्या बोला है? सवाल में यही वाली बात बोली गई है कि न्यूनतम व्यास क्या होगा। तो यहां पर सर r वैल्यू लिख सकते हैं हम h/में √μ² - 1। तो म्यू की वैल्यू कितनी दी है? म्यू की वैल्यू दी गई है सर 5/3, तो r की वैल्यू निकाल लो। ये हो जाएगा सर h/में √μ², मतलब 25/9 - 1, ये हो जाएगा h √16/9, 16 का वर्गमूल, ये 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3/4 हो जाएगी h की वैल्यू, इंटू h बराबर होगा r की वैल्यू। और बोला है 4 मीटर नीचे, h की वैल्यू 4 मीटर दी गई है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी सर 3/4 इंटू 4, तो 3 मीटर। व्यास पूछा है, व्यास हो जाएगा 6 मीटर, व्यास हो जाएगा 6 मीटर। क्लियर है कहानी? क्या ये बात सभी को समझ में आती? चलिए, ओके। अच्छा यार, ये वाला सवाल भी हो गया। ठीक है, हमारा मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक तरह से कंप्लीट ही हो गया। अच्छा, इसमें एक दो और काम की बातें होती है, ये सब थ्योरेटिकल होता है, ये एक बार आप खुद से पढ़ लेना ना। मैं आज की क्लास यही एंड करना चाह रहा हूं, क्योंकि चक्कर ये हो रहा है कि यहाँ पर स्टूडियो का एसी नहीं चल रहा है बहुत देर से, और मतलब आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, मतलब मुझे सांस लेने में समस्या सी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है और बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और एसी काम नहीं कर रहा है। तो अभी मैं क्लास आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा हूं। हम कल तो संडे होगा, परसों के दिन मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा ताकि हम इसका कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो परसों के दिन, परसों मतलब मंडे के दिन, सुन लो एक बिल्कुल खुशी के मारे पागल ही हो गए। हाँ, बस विंटर में भी एसी, हाँ विंटर में भी एसी लगता है। एक्चुअली बात ये ना यार, ये बंद स्टूडियो है, बंद स्टूडियो। अगर यहाँ पर हवा आने की जगह नहीं है, हवा आने की जगह नहीं है, इसलिए अब तुमको लगता है ना हम जर्किन क्यों नहीं पहनते, ये रही हमारी जैकेट, लो इसको जब बाहर जाएंगे तब पहनना पड़ेगा, यहाँ इसको पहनकर नहीं घूम सकते। ये अंदर एक बंद कमरा है, छोटा सा बंद कमरा है, उसके अंदर कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, मतलब दरवाजा है अंदर बाहर जाने के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। और एक एसी लगा हुआ है, मतलब एसी भी एक छोटा सा डक्ट टाइप लगा हुआ, वो बाहर से हवा आती है उसकी एसी की। तो अगर वो काम नहीं करता, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो मंडे के दिन आनंद भैया भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एसी जो है वो शायद उसमें कुछ गड़बड़ हो चुकी है, वो बार बार अपने आप बंद हो जाता है। 2-3 मिनट चलता है, ठंडी हवा आने ही लगती है कि फिर बंद हो जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। तो अच्छा, बायो की क्लास में भी यही हुआ था क्या? चलो देखते, वैसे हमने उनको बोला यार ये एसी ठीक करवाने का। तो मंडे के दिन मैं आप लोगों की क्लास 1 बजे से रख रहा हूं, 1 बजे नहीं 12 बजे से ही कर लेते हैं मंडे के दिन। मंडे के दिन आप लोगों के कुछ ए स्टार बैच वगैरह तो नहीं है ना मंडे के दिन? मंडे नहीं होता ना, ठीक है। तो मंडे के दिन ठीक है, मंडे के दिन 12 बजे सब कंफर्टेबल है? केमिस्ट्री क्लास नहीं है मंडे के दिन, केमिस्ट्री क्लास जल्दी बोली गई है सर ने।
नहीं, रूम ओपन कर दिया बेटा, लेकिन फिर भी अब हवा कहां से आएगी यहां पर। हाँ ठीक है, मैं कामेश सर को बोल दूंगा कि वो थोड़ा सा लेट कर ले। तो मंडे के दिन 12 बजे क्लास लूंगा ना मैं, मंडे के दिन 12 बजे, मंडे 12 बजे मैं क्लास लूंगा। मंडे के दिन 12 बजे क्लास होगी। हाँ मॉर्निंग में ही 12 बजे से ले लेते, तो 12 बजे क्लास होगी। तो 12 बजे जो क्लास होगी उस 12 बजे वाली क्लास में हम लोग मतलब 12 से फिर मैं 3-4 बजे तक पढ़ा सकता हूं, है ना, क्योंकि मैं मतलब मंडे के दिन फिर बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आज का भी कवर अप करना होगा मुझे। हाँ आपकी कोई भी क्लास हो मंडे के दिन मुझे नहीं पता, मंडे के दिन मैं तो 12 बजे से पढ़ाऊंगा, पढ़ना होता अब आपकी इच्छा। ठीक है, हाँ 3 बजे से बायो की अगर होगी तो अपन देख लेंगे, पार सर को बोल देंगे आप एक दिन 4 बजे से पढ़ा लो। चलिए, तो अभी जितना पढ़ाया मैंने एक बार रिवाइज कर लेना, और इसके अलावा ये वाली जो थ्योरेटिकल बात है यार, ये एक बार सब लोग पढ़ लेना कि मरीचिका क्या होता है, लूमिंग क्या होता है, प्रकाशिक तंतु में क्या काम होता है। बाकी फिर मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, है ना, वक्रीय पृष्ठ हमें पढ़ना होगा। चलिए, जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं मंडे के दिन 12 बजे, याद रखना मंडे के दिन 12 बजे, मंडे के दिन 12 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।